ओके, सो आज हम करेंगे सेट 4 ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। ओके, इसमें भी 15 क्वेश्चंस हैं और ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में अगर उसका पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसका पहला वाला पार्ट आप यूट्यूब में जाके देख लेना। ओके, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो आप वो सारा सीरियली देखोगे तो और भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता जाएगा। ओके, तो इस यहाँ पे ये भी 15 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का ही है। ओके, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं, इसलिए हमने लिखा सिंटैक्स प्रैक्टिस। कुछ बुक में सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड बोला है, सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड, सिंटैक्स सारा एक ही टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 3 सेट कर चुके हैं और ये अब चौथा सेट है, सेट 4। और इसमें पहला क्वेश्चन है ज्यूरी। मैंने बोला था क्या बोला था मैंने? ज्यूरी, कमिटी, ओके, काउंसिल, काउंसिल और टीम, ये सारे जो कलेक्टिव नाउन है ये सारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ओके, इन सबके साथ आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही लगा सकते हो। आपको देखना है कि उसकी राइट साइड में क्या है। ओके, उसकी राइट साइड में अगर प्लूरल के सेंस में आएगा, जैसे देयर एक वर्ड मैंने लिखा था उस टाइम में भी, देयर इज भी होता है, देयर आर भी होता है। यहाँ पे देखना है, ये मैंगो है, ये मैंगो है तो देयर इज होगा, देयर इज ए मैंगो। और अगर मैं ऐसा लिखा देयर आर मैंगोज है, MANGOES, मैंगोज है, तो क्या होगा? देयर आर मैंगोज। तो इससे क्या पता लगा? देयर सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा, वैसे भी ये तो एक प्रोनाउन है ना। ओके, तो वैसे ये जो कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इंडिविजुअल की बात करें तो प्लूरल होगा। ओके, तो आप इसके सामने देखोगे, देखो ये ज्यूरी के सामने क्या है? देयर ओपिनियंस है, देयर भी प्लूरल है, ओपिनियंस भी प्लूरल है। जैसे कि यहाँ पे मैंगोस था प्लूरल, तो यहाँ पे आर लगाया हमने, है ना। वैसे ओपिनियंस भी प्लूरल है, देयर भी प्लूरल है, तो आंसर प्लूरल के सेंस में आ रहा है तो वाज होगा। समझे पूरा? आंसर प्लूरल के सेंस में आ रहा है तो वाज होगा। अभी ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हार्ड है, मैं इसको दिखा रहा हूं। देखो, इसमें ये क्वेश्चन, दिस इज द ओनली बॉय, ओनली वन ऑफ दिस हिज स्टोरीज दैट। बेटा एक तो रूल हमने सीखा, प्रेपोजिशन के सामने सब्जेक्ट होता है, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये वाला। देखो, प्रेपोजिशन के सामने सब्जेक्ट होता है, उस हिसाब से तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑफ के सामने ऑन है वो सब्जेक्ट होना चाहिए। पर और एक रूल भी है कि आरपी, रिलेटिव प्रोनाउन, याद रखो बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन के सामने, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? एक होता है दैट होता है, एक होता है हु होता है, एक होता है हु का हुज होता है, हुइज, हु का हुम होता है, हु का हुम, हु का हुम, हुइज का हुज, हुज। ये जो 5 तो है, दैट, हु, हुम, व्हिच, हुज, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, आरपी रिलेटिव प्रोनाउन है। नॉर्मली ग्रामर में एक रूल है, रिलेटिव प्रोनाउन के सामने हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, तो उस हिसाब से ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये स्टोरेज सब्जेक्ट होना चाहिए था, हाँ कि नहीं? बट और एक, मतलब यही तो प्रॉब्लम है, हमेशा याद रखो कि अगर एक सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है उसके सामने सब्जेक्ट होगा, बट अगर उसी सेंटेंस में ओनली भी है तो ओनली के बाद में सब्जेक्ट देखोगे। मतलब देखो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आराम से देखो, एक तो हमने सीखा कि प्रेपोजिशन के सामने सब्जेक्ट होता है, तो उस हिसाब से तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए। पर अगर मान लो ये ओनली होता ही नहीं तो सब्जेक्ट हम इसको नहीं मानते, इसको मानते। एक सेंटेंस में प्रेपोजिशन के सामने सब्जेक्ट होता है। ओके, बोर्ड को देख, समझ आ रहा है क्या बोला? पर वो रूल हम तब नहीं मानेंगे जब अगर रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा तो। रिलेटिव प्रोनाउन कौन है? ये 5 तो, अगर ये 5 रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर है तो हम प्रेपोजिशन को नहीं देखेंगे, इसके सामने देखेंगे। उस हिसाब से यहाँ पे दैट है तो दैट तो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसीलिए हम दैट के सामने देखेंगे ना स्टोरीज, तो सब्जेक्ट तो स्टोरीज होना चाहिए ना। अगर सब्जेक्ट स्टोरीज होता तो हम आर लगाते ना, पर वो नहीं करना है, आर आंसर नहीं होगा यहाँ पे। क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर देखो, मैं ये कर देता हूं, प्रेपोजिशन के सामने सब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन के बिफोर सब्जेक्ट होता है।
ओके, बट इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा आरपी है, रिलेटिव प्रोनाउन। उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा ओनली है। मतलब अगर ये दोनों ना रहे तो प्रेपोजिशन के सामने ही सब्जेक्ट देखना है, समझा? बट इस सेंटेंस में आरपी है तो इसको नहीं देखना है, आरपी के सामने, रिलेटिव प्रोनाउन के सामने जो है वो सब्जेक्ट है। मान लो इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन है ही नहीं, तो ये प्रेपोजिशन है तब भी, ये होने के बावजूद भी ये बड़ा है उससे, मतलब आरपी आ गया ना तो प्रेपोजिशन नहीं देखोगे, प्रेपोजिशन होने से भी वो आरपी के सामने देखोगे, रिलेटिव प्रोनाउन के सामने देखोगे, मतलब दैट के सामने देख के स्टोरी सब्जेक्ट है आर लगाओगे। बट उससे बड़ा कौन? ओनली। अब अगर ओनली सेंटेंस में है तो बेटा आरपी भी नहीं देखना, प्रेपोजिशन भी नहीं देखना, ओनली के बाद जो है उसको देखना, तभी यहाँ पे ये ओनली है सबसे बड़ा, तो ओनली के बाद वन है, तो इस हिसाब से ईज होगा, समझे हो? आई डोंट थिंक सो। समझना पड़ता है, एक वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए उसको नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना चाहिए, तो पहले डिसाइड करो। देखो मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ और एक बार ट्राई करते हैं, ओके? हाँ, ये रहा, ठीक है। एक वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? नाउन नहीं तो प्रोनाउन, है ना? नहीं तो वो सब्जेक्ट होगा ही नहीं। अभी इस सेंटेंस के अंदर ये डैश है, इसके सामने नाउन और प्रोनाउन कौन है जो सब्जेक्ट हो सकता है? दिस के लिए इज मिल गया, तो ये दिस तो सब्जेक्ट नहीं होगा ना, उसको तो वर्ब मिल गया। उसके बाद नाउन, प्रोनाउन कौन है? ये एक प्रोनाउन है, वन एक है, वन एक प्रोनाउन है। किस तरह की प्रोनाउन है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ओके। और हिज स्टोरीज, हिज तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, स्टोरीज एक है, STORIES, स्टोरीज एक है, ये नाउन है और ये प्रोनाउन है, तो ये दोनों ही सब्जेक्ट बन सकता है ना। अगर ये वन सब्जेक्ट हुआ तो हमारा आंसर क्या होगा? इज। अगर स्टोरीज सब्जेक्ट हुआ तो हमारा आंसर होगा आर, यही ना, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। अभी अभी हम रूल को देखते हैं। रूल क्या कहता है कि सेंटेंस में कुछ भी नहीं, खाली एक प्रेपोजिशन है। जैसे कि मैंने बोला ये पेयर ऑफ शूज, ये पेयर ऑफ शूज, ये बोला मैंने, और यहाँ पे लगाया इज और आर लगाया, ये पेयर ऑफ शूज इज और आर हियर, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन खाली है और तो कोई नहीं है, तो प्रेपोजिशन के सामने सब्जेक्ट होता है, ये है, और ये वैसे भी ये नाउन है और ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन नहीं तो प्रोनाउन चाहिए, और ये तो नाउन है, ये सब्जेक्ट है, तो हम इज लगाएंगे, क्योंकि पेयर तो एक ही है, एक ही पेयर है, तो सिंगुलर है, तो इज लगाएंगे। ये पेयर ऑफ शूज इज हियर, इज लगाया। बट अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख देते हैं, दिस इज द बॉय, दिस इज द, दिस इज वन ऑफ द बॉयज, या दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज, अगर इसको ऐसा लिखता हूं मैं, दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज, वन ऑफ द स्टोरीज दैट इज और आर, इज और आर लिखा। अभी ध्यान से देखो, यहां पे ये क्या है? आरपी, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो मैंने क्या बोला? प्रेपोजिशन होने के बावजूद भी अब उसके सामने नहीं देखोगे, रिलेटिव प्रोनाउन के सामने देखोगे। रिलेटिव प्रोनाउन के सामने कौन है? स्टोरीज है, तो आंसर आर होगा, समझे हो? तो ये दो रूल समझ आया। पर मैंने रूल नंबर 3 में क्या बोला कि बेटा चाहे प्रेपोजिशन रहे चाहे रिलेटिव प्रोनाउन रहे, अगर उसी सेंटेंस में ओनली है तो ओनली के बाद देखोगे। तो अभी यहाँ पे देखो, ये प्रेपोजिशन भी था और ये आरपी भी था, रिलेटिव प्रोनाउन भी था, पर हम इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ वही ओनली के बाद कौन है? वन है, तो वन के लिए क्या लगेगा? इज, आंसर इज, तो आंसर आर गलत है, आंसर इज राइट है, समझे पूरा? ये वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट और सारा इजी है, 2/3 ऑफ द सिटी और 2/3 ऑफ द टाउन। 2/3 मतलब क्या होता है? 2/3, फ्रैक्शनल नंबर और एडजेक्टिव। सो प्रेपोजिशन के सामने तो सब्जेक्ट है ही नहीं, प्रेपोजिशन के सामने सब्जेक्ट होता है, पर सब्जेक्ट होने के लिए उसको नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना पड़ेगा। 2/3 तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो उसके बाद में देखो मैंने क्या बोला था कि प्रेपोजिशन के सामने नहीं है तो कुछ पीछे देखना है, पर सब्जेक्ट होने के लिए किसी भी वर्ड को नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना ही पड़ेगा, ओके? होना ही चाहिए उसको, नाउन नहीं तो प्रोनाउन।
अभी प्रेपोजिशन के सामने नाउन प्रोनाउन है ही नहीं, 2/3 एक फ्रैक्शनल नंबर है, वो एडजेक्टिव है। तो टाउन यहाँ पे है, उसके पीछे टाउन क्या नाउन है? सामने नहीं है तो पीछे तो है, पीछे देखो टाउन क्या है, नाउन है, तो टाउन के लिए हम इज लगाएंगे ना। हे ओके, यहां तक क्लियर? तो इसका इज हुआ। उसके बाद हमने द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर, एक है। बेटा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कोई बच्चा सोचेगा कि सर एक लॉन्ग है, एक शॉर्ट है, ऑफ मैटर है, या आपके सामने ये भी है, ये एंड है, ये भी है, दो बार आर्टिकल लगा तो प्लूरल होगा। बेटा ऐसा नहीं होगा, दो बार आर्टिकल लगा तो प्लूरल होगा ऐसा नहीं है। ये टोटल एक फ्रेज है, एक फ्रेज जो है वो एक ही बात कर रहा है। ये लॉन्ग और शॉर्ट ही इसका ही बात कर रहा है, मैटर का ही बात कर रहा है, टोटल फ्रेज एक ही चीज की बात कर रहा है। इस तरह की फ्रेज हमेशा जब वो यूनिक हो, आइडेंटिकल हो, एक ही चीज की बात कर रहा हो, हमेशा सिंगुलर लेगा। तो आग बंद करके आप सिंगुलर पे क्लिक करो। समझ आया क्या बोला मैंने? दूसरा, और सारा ठीक है, ये लिस्ट ऑफ वीक बॉयज, ऑफ प्रेपोजिशन है, उसके सामने क्या है? लिस्ट है। तो ये ऑफ प्रेपोजिशन के सामने ये लिस्ट है, ये ही तो नाउन है, ये लगाना आर्टिकल तो नाउन के सामने ही लगता है। तो लिस्ट क्या है? सिंगुलर है, तो वैसे हमें हैज लगाना चाहिए। वेरी गुड, समझो, हैज लगाना चाहिए। देखो अभी 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, बेटा ऑफ है प्रेपोजिशन, उसके सामने 3 पार्ट्स हैं। पहले डिसाइड करो वो नाउन है कि नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट होने के लिए उसको नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना पड़ता है। ओके, सब्जेक्ट होने के लिए उसको क्या होना पड़ता है? नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना पड़ता है। अभी 3 पार्ट्स, ये प्रेपोजिशन है, उसके सामने सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट है तो नाउन में प्रोनाउन होगा। बेटा वो नाउन है, नाउन है। क्यों? क्योंकि उसका प्लूरल बन रहा है ना। ग्रामर में 3 चीज का सिंगुलर प्लूरल बनता है, एक है नाउन, एक नाउन का, एक प्रोनाउन का, एक वर्ब का, इसके अलावा किसका नहीं बनता। तो 3 चीज का सिंगुलर प्लूरल बनता है, सिंगुलर भी बनता है, प्लूरल भी बनता है। किसका? नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का। अभी देखो पार्ट का पार्ट्स बनता है, इससे कन्फर्म है इधर वो नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा, नहीं तो वर्ब होगा। पार्ट का पार्ट्स होता है, तो नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा, नहीं तो वर्ब होगा। किसी भी एंगल से पार्ट कोई प्रोनाउन दिखता है? नहीं। वर्ब भी तो नहीं है, वर्ब होता तो आईएनजी बनता ना, पार्टिंग, पार्टेड, ऐसा होता ना, होगा नहीं। तो ऑब्वियसली ये क्या है? नाउन है। तो यही हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि वो प्रेपोजिशन के सामने भी है और नाउन है। सब्जेक्ट होने के लिए उसको नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना चाहिए। नाउन है तो आप, वो तो प्लूरल है, आर लगाओगे, पार्ट्स प्लूरल है ना। ओके, एवरी इंच ऑफ द फील्ड, ऑफ प्रेपोजिशन है, उसके सामने कौन है? एवरी इंच। और वैसे भी एवरी के बाद में सिंगुलर आया तो सिंगुलर होगा, एवरी के बाद में ये देखो सिंगुलर है इंच, तो वाज होगा। पता लगा? प्रेपोजिशन के सामने है एवरी इंच, एवरी के बाद में सब्जेक्ट होता है, एवरी के बाद में सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। प्लूरल तो यहाँ पे तो इंच तो सिंगुलर है ना, इंचेस नहीं है, तो सिंगुलर होगा। तो हमने क्या लगाया? वाज लगाया। हाँ बेटा, और एक बात सुनना, नॉन, नॉन एक डिटरमाइनर होता है, और नॉर्मली डिटरमाइनर एक तरह की एडजेक्टिव है। ओके, ऑल द डिटरमाइनर्स आर नॉट एडजेक्टिव, ऑल द एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटरमाइनर। डिटरमाइनर मतलब होता है कुछ एडजेक्टिव, स्पेशल एडजेक्टिव जो डिटरमाइन करता है, निर्धारण करता है परिमाण को, और कुछ आर्टिकल, कुछ नहीं, सारे आर्टिकल, ये अंधा। तो आर्टिकल और स्पेशल एडजेक्टिव्स को मिलकर डिटरमाइनर हुआ है। तो अभी ये सारी चीज याद नहीं रखना है, अभी सिर्फ मोटा मोटा इतना याद रखो कि नॉन एक डिटरमाइनर है, तो वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन नहीं तो प्रोनाउन चाहिए हमेशा, यूनिवर्सल लॉ। तो प्रीपोजिशन के सामने सब्जेक्ट नहीं है तो उसके बाद तो होगा। तो उसके बाद देखो ये थिप नाउन, नाउन है, क्योंकि मैंने बोला है नाउन है, प्रोनाउन है, और वर्ब का सिंगुलर प्लूरल बनता है, और थिप का थिप्स बनता है, थिप का थिप्स तो नाउन है, और वो प्लूरल है तो है। समझे क्या बोला? ओके, नेक्स्ट है बेटा, याद रखना, बड़ी बड़ी वर्ड, वन वन वर्ड, थिंग थिंग वर्ड हमेशा सिंगुलर है। एवरीबडी, समबडी, एनीबडी,
सिंगुलर है, तीन बड़ी बड़ी वर्ड। वन, एवरीवन, समवन, नो वन, सिंगुलर है। थिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, सिंगुलर है। ये सब, और इवन उसके साथ और एक आता है वन। वन एक भी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो टोटल ये सारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है। मैं दोबारा बोलता हूं, बड़ी बड़ी वर्ड क्या आ गया? एवरीबडी, समबडी, नोबडी। वन वन वर्ड क्या आ गया? एवरीवन, समवन, नो वन। थिंग थिंग क्या आ गया? एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग। और एक वर्ड आया वन, वो एनी वन। ये सब इंडेफिनेट प्रोनाउन है और ये सब सिंगुलर है। तो जहां पे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग देखोगे, आप सिंगुलर वर्ब लगा दो, कुछ सोचना नहीं है। हो गया। रेन अनकाउंटेबल है, एकदम इजी है। ऑल अनकाउंटेबल्स आर सिंगुलर। जैसे वाटर इज, वाटर आर नहीं, तो ऐसे रेन इज, रेन आर नहीं। तो इनमें रेन फॉल्स होगा, क्योंकि फॉल्स में वर्ब में यस होना चाहिए ना सिंगुलर होने के लिए। ओके, ये है। सन, एक ही सन है, ये तो पता है। सन हमेशा सिंगुलर ही होगा और सिंगुलर ही है। सेट्स, है ना। देयर, मैंने अभी भी बताया था, देयर सिंगुलर प्लस दोनों होता है। तो देयर को नहीं देखना, उसके सामने देखो, पीछे नहीं, सामने देखो। देयर एन एग, एक अंडा, तो एक है, एक है तो सिंगुलर ही होगा देयर, तो इज लगाओगे। विनय और मुकेश, कितने विनय हैं? एक विनय है, एक मुकेश है, तो दो है ना, दो अलग अलग लोग हैं, तो ये प्लूरल ही होगा। आर क्लियर बॉयज, दो अलग अलग बॉयज है, आर ही होगा, क्योंकि विनय एक है, मुकेश एक है, दो है। मनोज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? कौन लंबा है? क्लास लंबा है या मनोज लंबा है? मनोज। तो यहाँ पे ये देखो कैसे पता करना बेटा, प्रीपोजिशन के सामने द टॉलेस्ट था, टॉलेस्ट तो एडजेक्टिव है। ओके, दूसरी बात, ये बात किसकी कर रहा था? मनोज की, तो मनोज एक है, तो मनोज के लिए हम क्या लगाएंगे? मनोज के लिए इज लगाएंगे। ओके, डैश दिस चिल्ड्रंस मदर इल। बच्चों की बात हो रही है या बच्चों की मम्मी का? मतलब किस मम्मी का? मम्मी के बारे में बोला जा रहा है या बच्चों के बारे में? मम्मी के बारे में। इल कौन है? मम्मी। तो मदर्स इल, अपोस्ट्रोफ एस है, पॉजिटिव केस दिखाया। बच्चों की जो मम्मी है वो, उसको, उनको बीमारी है। तो मेन सब्जेक्ट कौन है जिसके बारे में बातें किया जा रहा है? बेटा एग्जैक्टली सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? रेन एंड मार्टिन बुक कहता है कि सब्जेक्ट वो होता है, प्रेडिकेट जिसके बारे में बात कर रहा है वो सब्जेक्ट है। आई एम ए बॉय, तो एम ए बॉय प्रेडिकेट है ना, तो एम ए बॉय कौन है, किसके बारे में बात कर रहा है? ये लड़का कौन है? आई, इसके बारे में बात करना, तो आई सब्जेक्ट है। आई एम गोइंग टू मार्केट, एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट जा रहा है, ये प्रेडिकेट है ना, कौन जा रहा है? आई, आई सब्जेक्ट है। रोटी इज वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी कौन है? रोटी, बात किसके? ये जो प्रेडिकेट है ना, रोटी इज वेरी टेस्टी प्रेडिकेट है ना, ये किसके बारे में बात कर रहा था? रोटी के बारे में, वो सब्जेक्ट है। तो बेटा याद रखना, सब्जेक्ट होने के लिए, मतलब रेन एंड मार्टिन ये कहता है, सब्जेक्ट आप ऐसे पकड़ोगे जिसके बारे में बातें किया जा रहा है। और एक बुक है लुसेंट, वो कहता है कि आप व्हाट क्वेश्चन पूछो। मैं सारा टेक्निक बता रहा हूँ, ये सारा देख के आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पे पता लग गया इसके बारे में, मदर के बारे में बात किया जा रहा है, इजी सब्जेक्ट होगा, है ना। ओके, मैं 2 मिनट में ही थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे पकड़ोगे। देखो ऐसे पकड़ोगे, ध्यान से सुनना, कि जिसके बारे में बातें, सब्जेक्ट होने के लिए सब्जेक्ट का सारा रूल बता रहा हूं कैसे पकड़ोगे। एक तो क्या, सब्जेक्ट होने के लिए किसी को नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना पड़ेगा 100%, नहीं तो नहीं होगा। नंबर 2, सब्जेक्ट ज्यादातर प्रीपोजिशन के कम्स बिफोर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के सामने आता है। अगर प्रीपोजिशन के सामने नाउन और प्रोनाउन नहीं है तो उसके बाद में आएगा, समझो। नंबर 3, अगर आप क्वेश्चन पूछते हो व्हाट और उसके आंसर नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, मेनली नाउन आता है, तो समझ जाना वो भी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है। नंबर 4, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जिसके बारे में बात कर रहा है वो सब्जेक्ट है। पूरी सेंटेंस ऑन हु इज टॉक्ड अबाउट, टॉक्ड अबाउट, टॉक्ड अबाउट, पूरी सेंटेंस जिसके बारे में बातें कर रहा है वो भी सब्जेक्ट है। 5 रूल दे दिया। पूरी सेंटेंस जिसके बारे में बात कर रहा है वो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट जिसके बारे में बात कर रहा है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन नहीं तो प्रोनाउन चाहिए,
सब्जेक्ट व्हाट का क्वेश्चन पूछ रहे हो और आंसर व्हाट, सॉरी नाउन आ रहा है तो वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्रेपोजिशन के सामने आता है, प्रेपोजिशन के सामने नाउन नहीं, नहीं नाउन भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, तो पीछे देखो, पीछे नाउन प्रोनाउन गारंटीड रहेगा, तो वो सब्जेक्ट है। ऐसे पकड़ते हैं सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट को पकड़ में आ गया, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट टॉपिक 90% डन। 10% ये रहता है कि बॉब कैसे लगाऊं, समझे हो, इतना आसान है। चलिए